बरगाइन क्लब में एंट्री लेना एक साइकोलॉजिकल टेस्ट से कम नहीं है। यहाँ पे पार्टी शुरू होती है फ्राइडे शाम को और चलती है मंडे सुबह तक। मतलब एक बार अगर कोई क्लब में फ्राइडे को घुसा तो सीधा मंडे ही बाहर निकलता है। कई लोग सिर्फ एंट्री पाने के लिए और वियर्डली ड्रेसअप होने के लिए पूरी तरीके से न्यूड भी इस क्लब में आ जाते हैं। एक गे क्लब है, मतलब जितने भी गेज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो सारे किंकी स्टफ करते हैं। द मोस्ट एक्सट्रीम सेक्स क्लब्स में से एक है। लेजिट टिफिन बॉक्स में ह्यूमन वेस्ट लेकर आते हैं और पार्टी करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम इस फॉर्मेट में ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे खुद के पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल वीडियो को शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो है वियर्ड और यूनिक नाइट क्लब्स की, जो कि बर्लिन में और अक्रॉस यूरोप एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर अलग चटकी रूल्स हैं। एंट्री कैसे होती है, एग्जिट कैसे होती है, कैसे ये क्लब्स बने, कैसी इनमें पार्टीज होती हैं, क्या क्या हरकतें इनके अंदर होती हैं, आज वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो हुआ ये था कि 2024 में हम लोग यूरोप की ट्रिप पर गए थे और हम लोगों को पार्टी करने का बहुत शौक है। हमें अलग अलग कंट्रीज़ की नाइट लाइफ देखने का बहुत शौक है। और हमारे ही पॉडकास्ट पे हमें पता चला था कि बर्लिन में बहुत ही वियर्ड नाइट क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर एंट्री मिलना बहुत ही टफ होता है। वहाँ पे एंट्री आपके पैसों से नहीं, बल्कि आपकी वाइब से, आपकी अपीयरेंस से, आपके माइंडसेट से जज करके आपको दी जाती है। तो हम भी ऐसे ही एक क्लब में गए, पर हमें ऑब्वियसली एंट्री नहीं मिली। वहाँ से वापस आने के बाद हमने ज़रा इन क्लब्स के बारे में, बर्लिन की नाइट लाइफ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करा कि वहाँ पे किस तरीके का म्यूज़िक होता है, ऐसे क्लब्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए, वहाँ अंदर हरकतें होती हैं तो क्या होती हैं, क्या वियर्ड चीज़ें होती हैं। और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली आज वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों, बर्लिन को यूरोप का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का अनऑफिशियल पार्टी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नाइट क्लब्स हैं और बहुत ही यूनिक है वो। इनमें से सबसे फेमस नाइट क्लब का नाम है बरगाइन। ये एक सोवियत यूनियन के टाइम के थर्मल पावर स्टेशन में बना हुआ है और इसको न्यूयॉर्क टाइम्स और कई सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स ने मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब का टाइटल भी दे रखा है। यहाँ पे पार्टी शुरू होती है फ्राइडे शाम को और चलती है मंडे सुबह तक। मतलब एक बार अगर कोई क्लब में फ्राइडे को घुसा तो सीधा मंडे ही बाहर निकलता है। 2 दिन तक इंसान क्लब के अंदर ही पैक्ड रहता है, वहीं खाता पीता सोता सब कुछ वहीं करता है। बरगाइन क्लब में एंट्री लेना एक साइकोलॉजिकल टेस्ट से कम नहीं है। यहाँ पे एंट्री के कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। यहाँ पर आपको लाइन में ही जज कर लिया जाता है, आपकी अपीयरेंस के बेसिस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, आपके ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे, और ये देख लिया जाता है कि क्या आप अंदर का माहौल झेलने के लिए रेडी हो या नहीं। और बहुत सारे लोगों को बिना कोई रीज़न दिए बाहर कर दिया जाता है। अगर एक बार आपको किसी बाउंसर ने ये बोल दिया कि नॉट टुनाइट बॉयज़, जैसे हमें कह दिया था, उसके बाद कुछ भी हो जाए, आप कितना ही पैसा ऑफर कर लो, कितनी उनसे रिक्वेस्ट कर लो, आपको किसी भी कीमत पे क्लब में एंट्री नहीं मिल सकती। बरगाइन में घुसने के लिए बहुत सारे लोग घंटों तक चुपचाप लाइन में खड़े रहते हैं। इनफैक्ट हमने तो ये भी सुना है, अगर आप लाइन में बहुत ज़्यादा किसी से बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो भी ये एक रीज़न बन जाता है कि आपको उस क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपकी ड्रेस का कलर, अगर आप बहुत ज़्यादा कलरफुल बन के गए हो, नॉर्मल रेगुलर कपड़े पहन के गए हुए हो, तो भी वो आपको एंट्री डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का ड्रेसअप वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उस क्लब में पहन के जाओगे। मोस्टली लोग जो होते हैं वो ब्लैक में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो लेदर पैंट्स में होते हैं, अजीबो गरीब कपड़ों में होते हैं, आंखों पे काजल लगाया होता है, ब्लैक नेल पेंट्स होते हैं। तो वो मेजरली अगर उनको आपकी वाइब डार्क लग रही है, उन्हें ये लग रहा है कि आपकी वाइब देखकर आप अंदर का माहौल सर्वाइव कर लोगे, तो वो आपको एंट्री देंगे, नहीं तो वो आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि आप कितने फेमस हो, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपके पास कितना पैसा है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर बाउंसर्स को आपकी वाइब पसंद नहीं आई तो आपको क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि एलॉन मस्क तक को इस क्लब से एंट्री डिनाई हो चुकी है।
और हाँ, मैंने तो ये भी देखा है पर्सनली कि कई लोग सिर्फ एंट्री पाने के लिए और वियर्डली ड्रेसअप होने के लिए पूरी तरीके से न्यूड भी इस क्लब में आ जाते हैं। भाई तुम ये जान के हैरान हो जाओगे कि ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये रिसर्च हो चुकी है कि बर्गाइन में एंट्री आपको कैसे मिलेगी और कैसे नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ट्रेन करती है कि बर्गाइन में एंट्री लेने के लिए आपको किस तरीके का बिहेवियर रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एंट्री के टाइम आप गेट के आसपास आओ तो इंग्लिश में बात मत करो, या अपनी लुक थोड़ी सी गेइश लो, थोड़े गे लगो पर ज़्यादा भी गे मत लगो ताकि आपको एंट्री मिल जाए। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं जो ये ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आपको बर्गाइन में एंट्री मिलेगी। और इनफैक्ट हम बर्लिन में थे तो हमें तो ऐसी शॉप्स भी दिखी जहाँ पे कपड़े मिलते हैं जो आप खरीद के इन क्लब्स में पहन के जा सकते हो। बहुत सारे लोगों की तो एंट्री डिनाई हो जाती है इस क्लब में, लेकिन जो लोग उस क्लब के अंदर गए हैं वो ऐसा बताते हैं कि उस क्लब के अंदर एक अलग ही दुनिया है, एक एक्सट्रीम दुनिया है जहाँ पे इंसानों के अंदर का छुपा हुआ जानवर बाहर आ जाता है, जो बाहरी दुनिया में वो नहीं दिखा सकते। वो सब खुल के उस क्लब के अंदर होता है। लोग आपको खुलेआम इंटरकोर्स करते हुए दिख जाएंगे, वहाँ पर लोग खुलेआम हर तरीके का ड्रग कंज्यूम करते हुए दिख जाएंगे, अपनी वियर्ड से वियर्ड वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करते हुए दिख जाएंगे। और जो म्यूज़िक भी होता है ना वहाँ, वो होता है हार्ड टेक्नो और साई ट्रांस, जो नॉर्मल लोगों के तो समझ में ही नहीं आता है। उस क्लब में इतनी एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये चीज़ लीगल कैसे है। पर हाँ, ये क्लब 100% लीगल है, सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन अपनी न्यूडिटी और ड्रग्स के लिए ये विवादों में बना रहता है। इस क्लब के अंदर क्या होता है ये हमेशा राज ही रह जाता है, क्योंकि इस क्लब में फ़ोन्स या कैमरा किसी भी तरीके से ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। इसलिए इस क्लब के अंदर की वीडियो तो आज तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जो लोग अंदर गए हैं वो बाहर आके कुछ ऐसा ही बताते हैं। भाई जब हम रिसर्च कर रहे थे ना कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स यहाँ पे लाया करते हैं बर्लिन में, एक क्लब आया लैबोरेटरी, और ये क्लब भी भाई इसमें वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो बर्गाइन में होती हैं। इनफैक्ट ये जो क्लब है ये बर्गाइन के बेसमेंट में लाया करता है। और बस इसमें और बर्गाइन में एक फ़र्क है, ये एक गे क्लब है। मतलब जितने भी गेज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो सारे किंकी स्टफ करते हैं जो लोग बर्गाइन में करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ गेज होते हैं, कोई स्ट्रेट पीपल यहाँ पे नहीं घुसते हैं। अलग तरीके की पार्टीज होती है, इनके नाम भी एकदम अलग और वियर्ड होते हैं। जैसे हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सामने कुछ नाम आए थे, सीवर सिस्टम, येलो फैक्ट्स, कैट, मतलब ये पार्टीज के नाम है, समझ रहे हो। सोचो नाम इतना वियर्ड है तो अंदर तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। और भाई लैबोरेटरी की ये बात भी है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम सेक्स क्लब्स में से एक है। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि यार बर्गाइन में बहुत ही किंकी स्टफ होता है, तरह तरह की अलग अलग वियर्ड फैंटेसीज लेकर लोग आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी होती है लैबोरेटरी में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी होती है भाई, उस चीज ने तो मतलब दिमाग ही खराब कर दिया। वैसे अगर जनरली देखा जाए लोग जब पार्टी करते हैं तो वो अल्कोहल यूज करते हैं, नशे करते हैं, सूखे नशे करते हैं, बट लैबोरेटरी में लोग पार्टी करते हुए जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, ये पढ़ के तो मैं पागल ही हो गया था। मतलब इतनी वियर्ड चीज़ थी ना, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा ग्रोस मेरे को लगा था वो। मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा लिटरली क्या चीज़ है वो, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो लोग पार्टी करते हैं भाई ह्यूमन वेस्ट को यूज़ करके। जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना वो यूज़ करते हैं पार्टी करते हुए। और भाई इन क्लबों में कैसी कैसी पार्टीज होती हैं, कैसे कैसे लोग अपनी फेटिश पूरी करने आते हैं, ये सारी बातें बाहर था भाई जब 6 साल बाउंसर के तौर पे काम करने वाले एक फिल्म मेकर नेडा ने ये सब बातें आके बताई। उन्होंने ये भी बताया कि भाई लोग लेजिट टिफिन बॉक्स में ह्यूमन वेस्ट लेकर आते हैं और पार्टी करते हैं। और तो और भाई यहाँ पे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पर यूरिन को यूज करके लोग पार्टी करते हैं। यार ये तो मतलब सोच ही नहीं सकते कि इस चीज से भी तुम पार्टी कर सकते हो। और इनफैक्ट इन्होंने इन पार्टीज को नाम दे रखा है कि ये हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। भाई कितनी वियर्ड चीजें हो रही हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार, मैं तो परेशान ही हो गया ये सब पढ़ के। तो भाई अगला क्लब आता है किट कैट। भाई हमने बर्गाइन की बात करी, लैबोरेटरी की बात करी, मतलब जो इन क्लब्स के अंदर हो रहा है ना वो चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। हालांकि वो बातें भी बहुत अलग और बड़ी थी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन जो किट कैट में हो रहा है वो इससे भी बढ़ कर है। मतलब अब तुम ध्यान से सुनना, पागल होने वाले हो। तो हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि वो किट कैट क्लब गए थे। तो जब हम बर्लिन गए तो हमारे अंदर भी आया कि हम लोग भी इस क्लब में जाते हैं। हालांकि हमारी एंट्री वहाँ पे नहीं हुई थी। अब सुनो क्यों नहीं हुई। सबसे पहले तुम्हें पहनने पड़ेंगे अजीबोगरीब कपड़े, मतलब तुम्हारे कपड़े जो थोड़े से सेक्सुअली प्रोवोकेटिव लगे। और इस क्लब के बारे में ये भी है कि किट कैट क्लब सेक्स पॉजिटिव क्लब के नाम से जाना जाता है बर्लिन में। सेक्स पॉजिटिव क्लब्स का मतलब होता है भाई कि कुछ ऐसे क्लब्स या ऐसे वेन्यूज दैट प्रमोट्स ओपन एंड नॉन जजमेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। मतलब तुम किसी की सेक्सुअलिटी को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो और तुम्हें कोई जज नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये इस टाइप का क्लब है।
अब भाई बात करते हैं कि इस क्लब के अंदर क्या है। इस क्लब में पूरा एक तो डार्क माहौल बना हुआ है, अंदर स्विमिंग पूल है, डार्क रूम्स हैं, और भाई लोग तुम्हें वहाँ सारी गलत एक्टिविटीज़ करते हुए दिख जाएंगे। मतलब मेकआउट तो वहाँ पे छोटी चीज़ हो चुकी है, वहाँ पे लोग जेन्युइनली सभी लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो कर रहे होते हैं जो आप अभी सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली वही चल रहा होता है। मतलब दो लोग यहाँ पे हैं, एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, वो उसको देख सकता है। मतलब लोग इतने ओपन है कि वो ओपनली वो सारी अडल्ट एक्टिविटीज़ वहाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे ऐसी किंकी स्टफ करने के लिए ही आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई वहाँ पर ना लोग इतने ओपनली ये सब कर पा रहे हैं 4 लोगों के बीच में, क्योंकि उनको पता है उनकी कोई फोटो वीडियो बनाने ही नहीं वाला, क्योंकि इस क्लब में फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। कुछ क्लब्स में ऐसा भी है, अगर तुम फ़ोन अंदर ले जाते हो तो एंट्री के वक्त तुम्हारे फ़ोन के कैमरे पे वो ब्लैक टेप लगा देते हैं पूरे फ़ोन पे, तो भाई फोटो वीडियो बनने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई, ये सब सुनने के बाद ना बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इस क्लब में अगर मैं चला जाऊँगा तो ये बहुत ही अनसेफ होगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग अपने प्राइवेट रूम्स में भी ना करें। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्लब में जाते हो और आप कुछ करना चाहते हो, सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप उससे कंसेंट लोगे, उससे परमिशन लोगे, या कोई आपसे परमिशन लेगा। कोई फोर्सफुली तुम्हारे साथ करने की, कुछ भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप वो कंसेंट देते हो या फिर आप किसी के साथ कुछ करना चाहते हो, वो आपको कंसेंट देता है, तभी बात आगे बढ़ती है, वरना बात वहीं की वहीं दब जाती है। हालांकि अगर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करता है, कुछ जानबूझ के फोर्सफुली कुछ करता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे क्लब्स में सब चीज़ें सेफ रहती हैं, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना भाई, तुमको अपना मेंटल स्टेट ऐसा करना पड़ेगा कि तुम वो, अगर तुम्हारी एंट्री यहाँ हो जाती है तो तुम वो सब देखने के लिए भाई सहन कर लोगे, तुम वहाँ पे जो ये सब हो रहा है, अगर तुम ये सब सहन कर पाओगे, देख पाओगे, तो भाई वहाँ चले जाना और देख लेना। बर्लिन में एक ऐसा क्लब भी है जिसके बारे में सुन के भाई मुझे सच में घिन आ गई थी कि ये एक ऐसा क्लब है, और कोई भी सुनेगा उसको भी घिन आ जाएगी। तो वहाँ पर एक ऐसा बार है जो टॉयलेट की थीम पर बना हुआ है। मतलब कोई अगर वहाँ पर आता है तो वो टॉयलेट सीट पर बैठता है सीधा। और यहाँ की ना टॉयलेट सीट पर पॉटी जैसा कुछ पीला पीला भी लगा होता है। और यहाँ पर जब लोग बियर ऑर्डर करते हैं ना, तो ये लोग उस टाइप के कंटेनर में लेके आते हैं बियर, जिसमें यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो भाई मैं ये सुन के भी हैरान हो गया था कि ये सब भी हो रहा है यहाँ पे। और जब खाना ऑर्डर करते हैं तो छोटे जो पॉट होते हैं टॉयलेट के, उसमें सर्व करते हैं खाना। और इस बार का नाम है दास क्लो। अगर हम इसके नाम को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उसका मतलब ये निकल के आता है द टॉयलेट। और इस क्लब की एक खास बात और है कि जो इसका इंटीरियर है ना, तो इसके छत पे ऐसे पुतले लगाए गए हैं इंसानों के, जो जब आप खाना खा रहे होते हो तो एकदम से वो कभी भी आपके ऊपर आके गिर सकते हैं, या फिर जब खाना खा रहे होते हैं लोग तो मकड़ी ऊपर से आके गिर जाती है। तो भाई बड़ा अजीब सा क्लब है, मैं तो हैरान हो गया था इसके बारे में सुन के। और ऐसा भी होता है कि पुतला ऊपर से आता है और अपने हाथ से हथौड़ा मारता है बंदे के सर पर जो खाना खा रहा होता है। और कभी कभी पीछे से तस्वीर एकदम झटके से आगे आ जाती है, और जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और खाना खाने में परेशानी होती है। पर हैरानी की बात यह है कि भाई ये लोग फिर भी इस जगह पर आते हैं और मज़े लेते हैं, क्योंकि इनको ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लगता है, इनको मज़ा आता है करने में। और बर्लिन में एक और क्लब है जिसका नाम है मैडम क्लॉड। ये क्लब भी बहुत अनोखा है। यहाँ के जो टेबल्स हैं वो फ्लोर पे नहीं है, बल्कि सीलिंग पे छत पर लटके हुए हैं। और उसके साथ साथ चेयर, टेलीफोन, ये सब जो फ्लोर पे रखा जाता है वो ऊपर छत पे लटका हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी अंदर जाता है तो भाई वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सब कुछ ऊपर नीचे कैसे हो गया, मतलब दुनिया ही उल्टी सी हो गई। जब हमने इन क्लब्स के बारे में पढ़ा तो हमें ये लगा कि ज़रा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाने कि ये बर्लिन में ही क्यों खुले ऐसे एक्सट्रीम क्लब्स। तो हमें ये पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट और वेस्ट। जो बर्लिन का ईस्ट पार्ट था जिसको सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी चलाती थी, और बर्लिन में उस दौरान बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, बेरोजगारी थी, तो लोग खाली पड़े हुए थे, उनके पास कुछ करने को नहीं था, और वो रिस्ट्रिक्टेड भी थे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम को लेके। तो 1989 में जब कम्युनिस्ट रूल हटा और बर्लिन वॉल फाइनली गिर गई, तो ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई जहाँ पर ये एक्सट्रीम क्लब्स बनने लग गए। जब बर्लिन में कम्युनिस्ट रूल था तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स होके गिर गई थी, तो इसके कारण बहुत सारे लोग वेस्ट बर्लिन में शिफ्ट हो गए थे, और जिसकी वजह से ईस्ट बर्लिन में जितनी भी ये इमारतें थी, फैक्ट्री थी, बिल्डिंग्स थी, ये सब खाली पड़ी थी। और बर्लिन वॉल गिरने के बाद यहाँ पर कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट भी नहीं आई थी कि जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज को संभाल पाए, तो लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया हर जगहों पे। और फिर वहां पर वो पार्टी करते थे क्योंकि उनके पास कुछ खास करने को नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी थी उस टाइम पर।
और इसके अलावा ईस्ट बर्लिन में जो लोग रह रहे थे कम्युनिस्ट रूल में, तो उनको उस टाइम पर इतनी फ्रीडम नहीं थी, और जैसे ही उनका रूल हटा तो इनको इतनी फ्रीडम मिली, इन्होंने खुल के इस्तेमाल किया उस फ्रीडम का। तो भाई जितनी भी फैक्ट्री थी वहाँ पर इन्होंने बार्स खोल लिए, क्लब्स खोल लिए, फुल पार्टियाँ चल रही हैं, ऐश चल रही है, और यहाँ पर वो प्लेजर के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। ये जो फैक्ट्रीज होती थी इतनी बड़ी होती थी कि यहाँ पर नॉर्मल कमरों की जगह और भी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लोग खुलकर कुछ भी कर सकते थे। इस वक्त ईस्ट बर्लिन में इतनी गरीबी और बेरोजगारी थी कि उनके पास मंडे को उठकर कोई काम करने को नहीं था कि वो उठें कोई काम करें, तो इसलिए वो फ्राइडे से लेके मंडे तक पार्टी करते थे बस। और वहीं से ही मैराथन पार्टीज का जन्म हुआ, जिसके लिए बर्लिन आज भी फेमस है। और इसके साथ साथ क्लब की एंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बने, और क्लब में फोटो ना ले कोई, इसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बने। और स्टार्टिंग में तो इन क्लब्स का कोई ठिकाना ही नहीं था, ये टेम्पररी जगहों पे खुलते थे, एक हफ्ते के लिए कहीं खुल गए, एक हफ्ते के लिए कहीं खुल गए, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको परमानेंट जगह दे दी गई कि भाई अब खुल के पार्टी करो। तो एक क्लब है जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे खुला हुआ है, जिसका नाम है ट्रेजर क्लब। और नाजी जर्मनी के टाइम का एक बंकर था जिसमें स्नैक्स क्लब खुला, जो कि एक गे क्लब था। और इसी तरह अलग अलग क्लब्स खुलते रहे, और सबसे फेमस क्लब भी उस टाइम पे पैदा हुआ जिसका नाम है बर्गाइन। और इसी तरह और भी क्लब्स खुले जो आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। भाई जिस लेवल का फ्रीडम इन क्लब्स को यूनिक और आइकॉनिक बनाता है, उसी वजह से ये क्लब्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहते हैं। इन क्लब्स को एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लब्स प्रोटेक्टेड हैं। भाई ये क्लब्स क्लेम तो करते हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये विमेन के लिए अनसेफ भी हैं क्लब्स। ऐसा कहते हैं कि पहले तो कम लोग आते थे बर्लिन के इन क्लब्स में, लेकिन कोविड के बाद और इंटरनेट के आने के बाद जब इन क्लब्स के बारे में बातें बाहर निकल के आने लगी, इन क्लब्स का क्रेज और बढ़ने लगा, साथ ही साथ फुटफॉल भी बढ़ने लगा इन क्लब्स में, तो विमेन के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट होने के चांसेस और रिस्क और ज़्यादा बढ़ गए। और क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल भी खुले में होता है, तो बाउंड्रीज क्रॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सितंबर 2024 में किटकैट क्लब में वॉशरूम में एक महिला को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और जब उसने कंप्लेन की तो जो आरोपी था उसको क्लब के बाहर भी फेंका बाउंसर्स ने, पुलिस भी आई और उसके खिलाफ केस भी हुआ। बट पब्लिकली किटकैट क्लब ने इसको 1 साल बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसी कोई घटना भी हुई थी। इसी तरह बर्गाइन क्लब पे भी बहुत क्वेश्चंस उठे उनकी ड्रग पॉलिसी को लेकर। यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है ड्रग्स की ओवरडोज से। जून 2017 में बर्गाइन में एक 30 साल के अमेरिकन लड़की की ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई। इसी तरह 2019 में भी एक ही रात में 3 लोगों की ड्रग्स ओवरडोज से बर्गाइन क्लब में ही मौत हुई। 2022 में बर्गाइन में एक नीडल स्पाइकिंग का केस सामने आया, जिसमें ये हुआ था कि कई लोगों को बिना उनकी परमिशन के नीडल से कुछ ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट कर दिए गए जो पता नहीं कैसे थे और क्या था उनमें, पर वो हुआ उनकी बिना परमिशन के था। तो ये भाई बहुत ही रिस्की चीज़ है। ऐसे केसेस जब आने लगे तो जो बर्लिन की राइट विंग पार्टी है AFD, उन्होंने डिमांड करा 2018 में कि बर्गाइन क्लब के लाइसेंस को ही रद्द किया जाए, और वहाँ पे जो बंद कमरे में अंधेरे में सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है उनको भी कम किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये क्लब्स अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और इनकी हाइप टाइम के साथ साथ बढ़ी रही है भाई। लेकिन अब कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। बर्लिन की जो नाइट लाइफ है, जो यूनिकनेस है, जो डार्क क्लबिंग कल्चर बर्लिन का है ना, वो डेड होता जा रहा है भाई। ऐसा सुनने में आ रहा है 2025 में लास्ट ईयर 2 बहुत ही फेमस क्लब्स बर्लिन के, वाटरगेट और शवूल्स, ये दोनों क्लब्स बंद हो गए हैं। और बर्लिन क्लब कमीशन ये कह रहा है कि अगले साल तक, मतलब 2026 और 27 में मिलाकर 46% क्लब्स अपने ऑपरेशंस बंद करने की सोच रहे हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि भाई बर्लिन एक टाइम पे इतनी पीक पे हुआ करता था नाइट लाइफ के मामले में, और अब वहाँ के क्लब्स ही बंद हो रहे हैं, तो हमें 2 मेजर रीज़न समझ में आए। एक, जब ये क्लब्स बनने शुरू हुए थे, ऑपरेट होने शुरू हुए थे, तो ये खाली बिल्डिंग्स में, बंकर्स में बनने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनको ना के बराबर रेंट देना पड़ता था या बहुत कम रेंट देना पड़ता था। पर अब पिछले 2 डेकेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है बर्लिन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनके रेंट भी बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ड्रिंक्स के प्राइसेस, एंट्री चार्जेस, ये सब बढ़ाना पड़ा, जो बहुत लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई थी।
और दूसरा मेजर रीज़न है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो इन बिल्डिंग्स को, इन खंडरों को, इन क्लब वाली जगहों को ज़्यादा रेंट पे एक्वायर करने को तैयार हैं और वहाँ कुछ बेटर और अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं। एक और मेजर रीज़न ये भी सुनने में आया कि भाई जेन ज़ी जो है ना, उन्हें आउटडोर म्यूज़िक फेस्टिवल ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। वो ऐसे एग्जॉटिक क्लब्स में पार्टी करना नहीं पसंद करते जहाँ पे कैमराज ले जाना अलाउड नहीं है। ये जो जनरेशन है इन्हें पार्टी करना कम और दिखावा करना ज़्यादा पसंद है। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे तुम 2-4 फोटोज़, 2-4 स्टोरी तो डाल पाओ, पर इन क्लब्स में तो कैमरा ही अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ऐसे क्लब्स में। ऐसा कहा जा रहा है इन क्लब्स के जो प्रॉफिट है, जो सेल है, वो 55% तक कम हो गए हैं और बहुत सारे मतलब 2/3 क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम तो नुकसान में चल रहे हैं। तो कुल मिला के सीन ये है कि जो ये एग्जॉटिक वाले क्लब्स, जो ऐसे यूनिक क्लब्स हैं, इनकी मार्केट कम होती जा रही है, लोग कम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर जाना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बर्लिन के क्लबिंग सीन में एक बार फिर से रेवोल्यूशन आएगी, म्यूज़िक टेस्ट भी चेंज होगा और ये जो एग्जॉटिक वाले क्लब्स हैं ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स हैं और कैसे कैसे वियर्ड एक्टिविटीज उन क्लब्स के अंदर होती है। हमने ये बात कर ली कि क्लब्स का जो सीन है कैसे डाउन जा रहा है पूरे जर्मनी में, बर्लिन में। बट जब हम ये सब पढ़ रहे थे ना भाई, 2-4 क्लब्स कुछ ऐसे मेरी नज़रों में आए, मैंने कहा यार ऐसे क्लब्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एकदम हैरान कर दिया मेरे को। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में एक ऐसा क्लब है जो भाई चर्च के अंदर है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ, इंडिया में मंदिरों को हजारों साल से संभाल कर रखा हुआ है, जरा सी भी छेड़छाड़ हो जाती है तो भाई दंगे फसाद हो जाए हमारे देश में तो। लेकिन वहाँ पे वाकई में एक ऐसा क्लब है जो पहले एक चर्च था, अब कन्वर्ट करके वो क्लब बन चुका है। मतलब डेली वहां पे शराब की महफिल लगती है भाई। इस क्लब का नाम है स्पिरिटो। और अगर मैं चर्च की बात करूं तो जिस चर्च में ये बना है वो चर्च 1874 में बना गया था और अब ये पूरा कन्वर्ट कर दिया गया क्लब में। यहाँ पे लोग डेली आते हैं और नाच गाना करते हैं। चर्च जो पूरा कन्वर्ट हो गया क्लब में, ये एकदम लीगल है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि कुछ क्लब्स है जहाँ पे लोग वियर्ड कपड़े और अजीब से कपड़े पहन कर आते हैं, यहाँ पर भी भाई लोग चटक मटक बनकर ही आते हैं। भाई एक और अजीबोगरीब बार आता है स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम है HR जिंजर बार। इसको एलियन फिल्म के ऑस्कर विनिंग डिजाइनर HR जिंजर ने ही खुद बनाया, इसलिए इसका नाम HR जिंजर बार रखा गया। और इस बार के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो भाई इसका एम्बियंस और इसकी सीलिंग, यहाँ की टेबल, यहाँ की चेयर्स ऐसी लगती हैं कि आप वाकई में किसी मरे हुए जानवर की स्केलेटन के ऊपर बैठे हुए हो। मतलब ऐसा लगता है कि ये बार या फिर ये कैफे नहीं है, ये एक हॉरर मूवी का सेट है भाई। मतलब तुम मानोगे नहीं, यहाँ पर बैठकर जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप किसी राक्षस या किसी एलियन के पेट में बैठे हो। और इसीलिए इस HR जिंजर बार को द स्केलेटन बार भी कहा जाता है। भाई एक और चटक बार आता है लंदन में, जिसका नाम है एल्कोट्राज बार। प्रिजन बार भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर जैसे तुम घुसते हो तुमको कैदियों वाली वर्दी पहना दी जाती है और तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और इस बार की खासियत ये है, जब तुम यहाँ पे जाते हो तो तुमको शराब यहाँ पे खरीदनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें शराब भाई स्मगल करनी पड़ेगी। भाई इसके बाद आएंगे असली एक्टर्स जो कि जेलर बनते हैं और तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं और तुमको तरह तरह की पनिशमेंट्स भी देते हैं। और इस बार की एक और खास बात है कि यहाँ पर अल्कोहल तो सिर्फ करी ही नहीं जाती, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, जो खुद एक कैदी बनकर तुम्हारे साथ इस बार में घुसे हैं, वही लोग तुम्हारी मदद करने वाले हैं कॉकटेल या तुम्हारी शराब को रेडी करने में। बर्लिन और यूरोप के लिए जो नॉर्मल है ना, वो इंडिया में करने की कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी हरकतें यहाँ पर हों। लेकिन सच यही है कि लोग अपनी मर्जी से इन क्लब्स में जाते हैं और इन क्लब्स का एक्सपीरियंस लेते हैं। कोई इनको फोर्सफुली नहीं भेजता कि भाई जाओ। लेकिन मेन मुद्दा तो यही है कि ये फ्रीडम है या फिर फ्रीडम के नाम पे ये लोग बेशर्मी कर रहे हैं और भाई जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो नीचे कमेंट करके बता दो। और हम जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे और किस टॉपिक पर आप चाहते हो हम वीडियो बनाएं वो भी नीचे कमेंट कर दो। और जो लोग हमें बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं यार, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे भाइयों को भी मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने की और आपको एंटरटेन करने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।